अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पार्लियामेंट डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में आज जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में कृषि संबंधी 2 अध्यादेशों को मंजूरी मिल गई, लेकिन इससे पहले इस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार को न सिर्फ विपक्ष ने घेरा बल्कि अपनों ने भी यानी अकाली दल ने भी जोरदार तरीके से घेरा। और हरसिमरत कौर बादल जो कि अकाली दल की सांसद हैं, उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दिया और ट्वीट किया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, इस किसान विरोधी बिल का विरोध करते हैं। हालांकि सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि एमएसपी की जो प्रणाली है वो बिल्कुल पहले की तरह बरकरार रहेगी। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने एक लंबे जवाब में जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उनके विरोध को खारिज कर दिया और बताया कि कैसे कांग्रेस ने जो दोहरा चरित्र का एक तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि अपने घोषणा पत्र में कुछ और बात कही थी और जब सरकार उन्हीं चीजों को लागू करने का प्रयास कर रही है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। इस बिल पर जमकर तंज कसे गए सरकार पर। सरकार ने बिंदुवार सभी चीजों को जवाब दिया और विपक्ष ने बाद में वोटिंग की मांग नहीं की और इस विधेयक को पारित घोषित कर दिया गया सदन में लोकसभा अध्यक्ष ने। अब देखना होगा कि राज्यसभा में इस विधेयक पर जब चर्चा होती है तो कैसे तीर चलते हैं। उधर अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कोरोना को लेकर आज सरकार को जबरदस्त रूप से घेरा गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया कि एक भी उदाहरण बता दीजिए कि ताली थाली बजाने से कोरोना वायरस भागता है तो हम भी यहीं पे खड़े होकर ताली थाली बजाएंगे, दिए जलाएंगे। यही नहीं, जो शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने कह दिया कि जो सरकार है वो कह रही है कि महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इतने लोग ठीक हुए हैं तो क्या वो भाभी जी के पापड़ खाकर ठीक हो गए हैं। यही नहीं, जो चाइना की अगर बात करें तो भारत चीन गतिरोध के मुद्दे पर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और विपक्ष ने कुछ स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, राजनाथ सिंह जी ने वो स्थिति भी स्पष्ट की। उसके बाद पूरे सदन ने जिस तरीके से चीन के साथ गतिरोध के मुद्दे पर देश के साथ सेना के साथ खड़े होने का एक संकल्प दोहराया, उससे निश्चित रूप से सरकार का हौसला बढ़ा है। आज के जो दोनों सदनों में क्या क्या कार्रवाई ऐसी हुई जो आपके लिए जानना है जरूरी, हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लोकसभा और उसके बाद अलग अलग सदनों में आपको दिखाएंगे कि आज किस तरीके से नेताओं के जोरदार भाषण हुए, क्या क्या विधेयक रखे गए, कौन कौन से विधेयक पास हुए। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उपज और कीमत आश्वासन संबंधी विधेयकों को परिवर्तनकारी बताते हुए गुरुवार को कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित होगा और उन्हें निजी निवेश और प्रौद्योगिकी भी सुलभ हो सकेगी। तोमर ने लोकसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को चर्चा और पारित होने के लिए पेश करते हुए यह बात कही। कांग्रेस और अन्य दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि यह एमएसपी प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि किसानों के लिए काला कानून लाया जा रहा है, इससे किसानों को बख्श देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी विधेयक के खिलाफ बोला है। भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने विधेयक को किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि यह आज़ादी के बाद पहली सरकार है जिसने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोविड-19 के हालात का फायदा उठाते हुए इन अध्यादेशों को लाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने का प्रयास किया है। उन्होंने अध्यादेश और संबंधित विधेयकों का विरोध करते हुए मांग की कि विधेयकों को संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए। बहरहाल तोमर ने कहा ये विधेयक आने वाले समय में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में कई योजनाओं का सृजन हुआ है, उनका लाभ भी कृषि क्षेत्र को मिल रहा है। उन्होंने कहा अभी तक किसान अपने उत्पाद के लिए मंडी की जंजीरों से बंधा था, इस विधेयक से उसे पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। इस विधेयक के कानून बनने के बाद किसान अपने घर, खेत और सभी स्थानों से कारोबार के लिए स्वतंत्र होंगे। तोमर ने यह दावा भी किया कि इस विधेयक से राज्य के कानूनों का अधिग्रहण नहीं होता। कृषक
सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवाओं पर करार विधेयक 2020 का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश में 86% किसान छोटे हैं जो निवेश नहीं कर पाते और न ही निवेश का लाभ प्राप्त कर पाते, लेकिन कीमत पहले से निर्धारित होने से वे फायदे की खेती कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एमएसपी थी, है और जारी रहेगी। तोमर ने कहा कि प्रस्तावित कानून कृषि उपज के लिए बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनाएगा, साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका भी प्रदान करेगा। मंत्री ने कहा कि यह पहल सरकार के देश के किसानों के कल्याण के लिए उसकी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत किए गए तमाम उपायों की श्रृंखला में उठाया गया ताजा कदम है। उधर शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कहा कि पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल संसद में लाए गए कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार से इस्तीफा देंगी। सुखबीर बादल ने कहा, शिरोमणि अकाली दल किसानों की पार्टी है और वह कृषि संबंधी इन विधेयकों का विरोध करती है। निचले सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, शिरोमणि अकाली दल ने कभी भी यू टर्न नहीं लिया। बादल ने कहा, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथी हैं, हमने सरकार को किसानों की भावना बता दी, हमने इस विषय को हर मंच पर उठाया, हमने प्रयास किया कि किसानों की आशंकाएं दूर हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंजाब में लगातार सरकारों ने कृषि आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए कठिन काम किया, लेकिन यह अध्यादेश उनकी 50 साल की तपस्या को बर्बाद कर देगा। अकाली दल नेता ने लोकसभा में कहा, मैं घोषणा करता हूं कि हरसिमरत कौर बादल सरकार से इस्तीफा देंगी। गौरतलब है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में अकाली दल की एकमात्र प्रतिनिधि हैं। अकाली दल भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है। उधर लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन की सेना के साथ जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से सीमा मुद्दे के हल के लिए प्रतिबद्ध है और दुनिया की कोई ताकत भारतीय सैनिकों को लद्दाख क्षेत्र में हमारी सीमा पर गश्त लगाने से नहीं रोक सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने राजनयिक और कूटनीतिक माध्यम से पड़ोसी देश को बता दिया है कि यथास्थिति में एक तरफा ढंग से बदलाव का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य होगा। राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर राज्यसभा में दिए अपने बयान में कहा, चीन की गतिविधियों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जब बातचीत चल रही थी तब उसने यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया, जिसे हमारे सैन्य बलों ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा, हम पूर्वी लद्दाख में चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। हम मुद्दे का शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया की कोई ताकत भारतीय सैनिकों को गश्त लगाने से नहीं रोक सकती है। हमारे सैनिकों ने इसी के लिए अपना बलिदान दिया है। रक्षा मंत्री इस मुद्दे पर पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दे रहे थे, जिसमें एंटनी ने कहा था कि गलवान घाटी में भी हमारे सैनिकों को अब उस बिंदु तक गश्त करने की अनुमति नहीं है जहां वे पहले गश्त करते थे। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संघर्ष और आमना सामना इसी के कारण यानी गश्ती के मुद्दे पर है। उन्होंने कहा कि गश्ती का पैटर्न पारंपरिक और अच्छी तरह से परिभाषित है। रक्षा मंत्री के बयान के बाद सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के मुद्दे पर हम सब एक हैं। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी चीन के साथ विवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी है, लेकिन कोई समझौता नहीं होना चाहिए और अप्रैल में चीनी सैनिक जहां थे उन्हें वहीं जाना चाहिए। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के मुद्दे पर सारा सदन सरकार के साथ खड़ा हुआ। इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनेटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और LAC को लेकर दोनों का परसेप्शन भी यह अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह की एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि LAC के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इशू का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक LAC को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। चाइनीज साइड की यह पोजीशन है कि स्थिति को एक जिम्मेदार ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए और द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है
उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की गई। जो पेंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का एक चीन के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा सभापति महोदय टाइमली व फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए। सभापति महोदय, जैसा कि उपर्युक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है, चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड। ऑनरेबल चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देश की एकता और अखंडता के बारे में हम सब एक, बहुत सारे लोग और मंत्री एमपीज यहां शायद इन तीनों चारों जगहों को नाम से जानते हैं, लेकिन सियाचिन में मुझे 2 दफा जाने का मौका मिला 17,500 फुट की, और उनके साथ भोजन करने का, उनके साथ फुटबॉल खेलने का भी अवसर मिला। चशूल में आज से 30 साल पहले बोटिंग करने का, जब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंदिरा गांधी के जमाने में, फौजियों के साथ बोटिंग और ये जो आप फिंगर 1, 2, 3 ये सब देखने का अवसर प्राप्त मिला प्यांगयांग लेक में। और चशूल में श्रीनगर से 4 दिन गाड़ी में जाकर मैं और राजीव गांधी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, चशूल पर पहुंचे और बंकर में रात गुजारने का अवसर भी मिला। तो हमारी जो एसोसिएशन है, उस स्टेट के नागरिक होने के नाते, आज से नहीं जब से पैदा हुए हैं तब से, क्योंकि तब से कहीं न कहीं नोक झोंक 1947 से लेकर 1962 से लेकर 65 से लेकर 71 से लेकर 99 तक होती रही। इसलिए हमारा जो संपर्क है फौज के साथ, देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं, जो भी निर्णय, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं। जहां वो थे 20 अप्रैल तक, वहीं उनको वापस नहीं वहीं वापस जाना चाहिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। सविस्तार और संक्षिप्त में भी पूरा विषय सदन के सामने और देशवासियों के सामने रखा है। मैं सभापति के नाते एक व्याख्या करना चाहता हूं देशवासियों के लिए और पूरा विश्व के लिए भी। भारत का परंपरा, भारतीय संस्कृति हमेशा वसुदैक कुटुंबकम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारा पूरा इतिहास में हजारों साल में हमने कभी भी किसी देश के ऊपर हमला किया नहीं, एक ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। ये हमारा परंपरा है, इसी परंपरा को हम आगे रख रहे। मेरा सुझाव यह है, ये बहुत संवेदनशील मामला है और वहाँ देश का सीमा पर हमारा फौज खड़े है, वहाँ परिस्थिति क्या है रक्षा मंत्री ने विस्तार से हमको अवगत कराया। अभी एक वहाँ ऐसा भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, भारत में मतभेद है, इंटरनेशनल मैगजीन में किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, बट जो उनका समर्थ में जो लिखने वाले हैं इंटरनेशनल ये प्रचार कर रहे भारत में डिफरेंसेस है और कुछ लोग आसान से हमको आगे नहीं देंगे, मगर कुछ लोग ये ऐसे कुछ बेकार बात उन्होंने प्रचार कर रहे। इसलिए हमारा
सदन से या देश से कोई ऐसा ध्वनि नहीं देना चाहिए। हम सब लोग एकजुट होकर हमारे फौज के साथ है, ये भावना जाना चाहिए। मेरा एक सुझाव है रक्षा मंत्री जी, आप उचित माने तो और भी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए तो कुछ प्रमुख लोग, उनको आप एक बार अलग बुलाइए, अपना कमरे में मीटिंग करवाइए, और भी कोई अधिकारी वगैरह आके भी विषय सामने रखना है तो वो भी कर दीजिए। कारण क्या है, they are all our people. Everybody is interested in country's unity and safety and security, irrespective of parties. They should also know actual position. So it will be in fitness of things if the government briefs them also, taking them into confidence. That will be an ideal situation. I have to चर्चा मैं तो नहीं चाहता हूँ, चर्चा नहीं चाहता। आनंद शर्मा, प्लीज आनंद शर्मा जो नाम भेजा पादे उसका मैं वो कहा भी है ना, चर्चा नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मैंने आपसे पहले लिखित में ये मांग की थी कि एक अवसर दिया जाए। रक्षा मंत्री जी ने अपना बयान दिया है, वो काफी विस्तार में पूरी बात बताई आपने। मुझे आज एक चीज जरूर कहनी है, आपकी आवाज नहीं, पूरे भारत की आवाज ये गूंजनी चाहिए कि हमको अपनी सेना पर जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उस पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। और ये भी कोई शंका किसी को नहीं रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं इस तरह पे एकता नहीं होगी, पूरा देश एक साथ खड़ा होगा अपने देश की रक्षा के लिए। मुझे आपसे जो पूछना था, आपने अपने बयान में कहा है माननीय कि आपकी और विदेश मंत्री जी की बातचीत हुई और उसके कुछ अच्छे सकारात्मक नतीजा 11 सितंबर को आया। बाद में विदेश मंत्री जी भी बताएंगे, अच्छा होगा। पर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंगेजमेंट विद द चाइनीज साइड इज कंटिन्यूइंग, दैट्स व्हाट हिज स्टेटमेंट सेज। वी होप that the diplomatic channels will be exhausted for disengagement and de-escalation. Right, and my specific query, sir, one second, is that, Raksha Mantri ji, do we understand that the restoration of the status quo ante will remain a non-negotiable and final objective for India? Thank you. Sri Ramchandra Prasad Singh. मेरी पार्टी, पूरा सदन रक्षा मंत्री का जो बहुत ही करेजियस निवेदन है उनके साथ खड़ा हूं, जवानों के साथ खड़ा हूं। लेकिन एक ही बात कहूंगा, संयम, साहस, शौर्य हमारी परंपरा है, ये चाइना की परंपरा नहीं रही, कभी विश्वासघात की परंपरा है, उसका ऊपर हमको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि देश में कोविड-19 से होने वाली मौत की दर फिलहाल दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम यानी 1.64% है और सरकार का लक्ष्य इस मृत्यु दर को घटाकर 1% से भी कम करने का है। कोरोना वायरस महामारी पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 78 से 69% है। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 से स्वस्थ होने की उच्च दर वाले गिने चुने देशों में शामिल है। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या भले अधिक हो, लेकिन अस्पतालों में इलाज करा रहे कोविड मरीजों की संख्या 20% से कम है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड महामारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या यूरोप के कई देशों की तुलना में कम है। मंत्री ने कहा कि सरकार भारत में अमेरिका की तुलना में अधिक कोविड जांच कराने पर विचार कर रही है। हर्षवर्धन ने कहा कि अगले साल के शुरू में कोरोना वायरस का टीका देश में तैयार हो जाने की उम्मीद है, लेकिन तब तक लोगों के लिए मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी जैसी सावधानियों का पालन करना जरूरी है। वैक्सीन के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, तो पहले ही दिन से वैक्सीन जो लोग बना सकते हैं, वैक्सीन पे जो लोग काम कर सकते हैं, उसके लिए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय और उसके लिए हमारा जो ICMR है, उसके लिए ड्रग कंपनीज सब मिलकर और उसके लिए सारे स्टार्टअप्स को सपोर्ट देते हुए और इस विषय को भी प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं।
आज भी जो है हमारी स्थिति यह है कि जो वैक्सीन्स आने वाले समय में आ सकती हैं, किस समय आ सकती हैं, देश में किसको देना है, उसके लिए हाई लेवल पर एक्सपर्ट ग्रुप्स सब प्रकार की चर्चा करके 10 स्टेप की आगे की तैयारी सोचकर हर चीज़ जो है विस्तार के साथ प्लान हो रही है। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है। और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। साइंस के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हर तरीके से वायरस के ऊपर, हम दुनिया के अंदर 4-5 उन देशों में से हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया है। हमारे बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के अंदर जो है 1000 से ज़्यादा जो है वायरसेस के ऊपर जो है उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है। इससे पहले इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच नोकझोंक भी हुई। आपने ताली और थाली बजाने तथा दीप जलाने जैसे कार्यक्रमों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उपहास करते हुए इन्हें मूर्खतापूर्ण कदम बताया। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के ही निर्णयों का परिणाम है कि भारत आज दृढ़ता से इस बीमारी का मुकाबला कर रहा है। इस कोरोना की महामारी के विषय में चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से तमाम आरोप प्रत्यारोप इस महामारी के दौरान भी किया गया मान्यवर, और यह बताने की कोशिश की गई कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। और एक सदस्य की शिकायत थी कि जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब हम दिया जला रहे थे तो विपक्ष वालों ने साथ नहीं दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, दुनिया का एक रिसर्च बता दीजिए जिससे ताली और थाली बजाने से कोरोना ठीक होता हो। तो सारा विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग घर नहीं जाएंगे मान्यवर, ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे और शाम होगा तो इसी संसद के परिसर में दिया जलाएंगे, लेकिन एक कोरोना ठीक करके दिखाइए आप ऐसे मूर्खतापूर्ण योजनाओं को लेकर आते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आपके साथ पूरा देश मूर्ख बन जाए। दूसरी बात चिल्ला चिल्ली बंद करेंगे। दूसरी बात चिल्ला मत सुनो। दूसरी बात सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपदा में औसत तलाशिए, आपदा में औसत तलाशिए। कल डेरेक ओब्रायन जी कह रहे थे मुख्यमंत्रियों की तारीफ नहीं हुई। अरे मुख्यमंत्री की तारीफ कैसे करेगी ये सरकार? हमारे उत्तर प्रदेश में एक ढोंगी बाबा है, उसने ऑक्सीमीटर खरीदने में 800 का ऑक्सीमीटर। कृपया मूल विषय में बात करिए। किसी राज्य पर टिप्पणी करने के बजाय कृपया मूल विषय पर। 5000 में खरीदा सर। मास्क लगा लीजिए संजय जी, मास्क कृपया लगाइए। 800 का ऑक्सीमीटर 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया। 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया। अस्पतालों में, वो भी आईसीयू में प्रयोग होती थी। सैनिटाइजर और मास्क बहुत सीमित संख्या में बन रहे थे और दूसरी तरफ ये वैश्विक तूफान सामने आकर खड़ा हो रहा था। इसलिए इससे लड़ने के लिए जो प्रथम संकल्प की आवश्यकता थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 मार्च को जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और जब दिया और थाली का आह्वान किया था, तो माननीय उपसभापति जी ये वो उसका प्रतीक था कि हम इस प्रबल तूफान के आगे कितनी निर्बल स्थिति में थे। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्यों कारण से थे, तो बस मुझे वही पंक्ति ध्यान आई थी
ये है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। अब हमारे कई मित्रों को बड़ी आपत्ति थी कि साहब दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूरी विनम्रता से कुछ कहना चाहता हूं, क्या सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान को हम नहीं समझते? मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं वो इतिहास भूल गए। क्या चरखा चलाने से अंग्रेज भाग जाने वाला था? नहीं, चरखा एक प्रतीक था भारत की। चरखा, हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं मान्यवर, सुनिए तो, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। चरखा एक प्रतीक था जो महात्मा गांधी जी ने चुना, जो भारत। कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोलो। राष्ट्रीय चेतना के कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, प्लीज। जिस एक बिंदु पर कपड़ा बने और विदेशी का ठीक, आप बताएं। प्लीज वही कहना चाह रहा हूं, मैं वही बात बताना चाह रहा हूं। प्लीज कृपया सीट पर बैठ करना, प्लीज। ये समझ में आ जाएगा। देखिए, आपकी बात के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप प्लीज बोले। महात्मा गांधी जी ने चरखे को एक प्रतीक बनाया, प्लीज। वह प्रतीक बना संपूर्ण भारतीय जनमानस की भावनाओं का केंद्र बिंदु, और वहां से ब्रिटिश राज को उखाड़ने का संकल्प उठा था। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिए को एक प्रतीक बनाया जिसपे संपूर्ण राष्ट्र की चेतना सम्मिलित रूप में आकर इस लड़ाई से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। मेरी माँ, जिनकी उम्र 80 साल की है, वो भी कोरोना संक्रमित और 15 दिन से वो अस्पताल में आईसीयू में है। मेरा जो भाई है छोटा, जो विधायक है महाराष्ट्र विधानसभा का, वो भी कोरोना संक्रमित है, वो भी आईसीयू में है। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं कि कल वहां से हमारे साथी वहां बैठकर हमारे निंदा कर रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन हम लोग जो लोक प्रतिनिधि है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, हमको लोगों में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है जाकर। इसी वजह से हमारा भी संक्रमण होता है और हमें भी इस संकट से जूझना पड़ता है। एक बात समझी जानी चाहिए कि ये कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाने की लड़ाई है। और इससे हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है, तभी देश की तबीयत खुशनुमा रहेगी। महाराष्ट्र में 30,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो गए। ये कैसे हो गया फिर? क्या भाभी जी के पापड़ खाकर ये सब ठीक हो गए पूरे देश में? नहीं ना, नहीं। पूरे देश में सभी राज्यों में सभी राज्य सरकारें अपने अपनी तरफ से, और हमने पहले दिन कहा था कि ये जो लड़ाई है ये हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। देश के नेता है, इतना बड़ा संकट है तो लड़ाई प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में लड़नी चाहिए। और हमने पूरा प्रोटोकॉल जो फॉलो किया है, प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फॉलो किया हमारी महाराष्ट्र सरकार ने। सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र और विश्व देश को हमारे यहाँ धारावी की थी। धारावी जो सबसे बड़ा एशिया का जो झुग्गी झोपड़ी का जो एक इलाका है, कि वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर कोरोना वायरस घुस गया तो क्या होगा। और वहाँ जब कोरोना संक्रमण हुआ तो पूरा देश चिंता में आ गया था। लेकिन आज धारावी का संक्रमण पूरी तरह से नियंत्रण में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए हमारी पीठ थपथपाई है, बीएमसी की, WHO ने। तो ये थी दोनों शब्दों से आज हमारी एक खास रिपोर्ट। अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि दोनों शब्दों में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना है जरूरी।